डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ड्रिल ऑफ नर्सिंग में। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। पेशेंट के ओटी होने के बाद, पेशेंट के ऑपरेशन होने के बाद जब पेशेंट आपका पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड में आता है तो उसमें क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, ये सारा कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था। आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेके आया हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। पेशेंट को जो हमने एनेस्थीसिया दिया है, जनरल है, लोकल है, रीजनल है, उससे रिकवरी क्या होगी, ठीक है, रिकवरी कैसे होती है। तो ये टॉपिक आपका है रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया। ये आपका फेजेस ऑफ रिकवरी, इसे क्या है, 3 फेजेस में इसे डिवाइड किया गया है आपका। जैसे फर्स्ट है आपका इमरजेंसी, सेकंड आपका है अर्ली रिकवरी, एंड देन लेट रिकवरी। तो ये आपका जो इमरजेंसी रिकवरी फेज है, इसमें क्या होता है, इनिशियल फेज है जो आपकी, ठीक है। इनिशियल फेज में क्या होता है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल है, उसका रिस्पॉन्स है, उसका वर्बल कंपोनेंट्स हैं, इन चीज़ों को क्या करते हैं हम, क्लियर करते हैं, ठीक है। देन सेकंड आपका है अर्ली रिकवरी। अर्ली रिकवरी क्या होता है, पेशेंट इज ट्रांसफर टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं PACU, ठीक है। इसमें क्या होता है, पेशेंट का क्लोज मॉनिटरिंग होती है, ठीक है। एंड देन आपका थर्ड है लेट रिकवरी, ठीक है। लेट रिकवरी क्या होता है, पेशेंट इज डिस्चार्ज फ्रॉम द PACU फॉर्म क्या है आपकी, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट, ठीक है, एंड ट्रांसफर टू अ हॉस्पिटल रूम और डिस्चार्ज होम। इसमें क्या होता है, पेशेंट का ओटी है, ओटी के बाद पेशेंट वार्ड में आता है, वार्ड में जब पेशेंट की अच्छी रिकवरी हो जाती है, उसका हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, तो पेशेंट का हम क्या डिस्चार्ज करते हैं, ठीक है, पेशेंट की हम छुट्टी करते हैं, ठीक है। देन आपका है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, अब पेशेंट में क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस आएंगे, इन चीज़ों को हम क्या करते हैं, देखते हैं। क्योंकि जब ड्यूरिंग सर्जरी होती है तो पेशेंट को बहुत सारे जो कॉम्प्लिकेशन है वो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया के टाइम पेशेंट में मेडिसिन के थ्रू क्या करते हैं, उनका रिस्पॉन्स आ जाता है। देन नेक्स्ट आपका है रिकवरी। रिकवरी फॉर्म आपका जो सेकंड पॉइंट है, इसमें आपका है फिजियोलॉजिकल चेंजेस। इसमें कुछ पॉइंट आपके लिस्टेड हैं, जैसे आपका रेस्पिरेटरी है, कार्डियोवास्कुलर है, न्यूरोलॉजिकल है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल है, ठीक है। इसमें कुछ क्या होते हैं, ड्यूरिंग रिकवरी कुछ चेंजेस दिखाई पड़ते हैं। तो रेस्पिरेटरी में क्या होता है, डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, टाइडल वॉल्यूम एंड ऑक्सीजन सैचुरेशन। इसमें क्या है, पर्सन के ऑक्सीजन सैचुरेशन में या उसके रेस्पिरेटरी रेट में कुछ क्या होता है, हमें कॉम्प्लिकेशन दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगला है आपका कार्डियोवास्कुलर। इसमें क्या, जो कार्डियोवास्कुलर, इसमें क्या है, डिक्रीज ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट है। ये सारे सिम्टम्स क्या होते हैं, पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं। मतलब क्या, पेशेंट का बीपी इंक्रीज डिक्रीज हो जाता है, उसकी हार्ट रेट है, इसकी ईसीजी में क्या होता है, कुछ हमें अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती हैं। अगर कोई पेशेंट को एनेस्थीसिया के बाद कोई कॉम्प्लिकेशन होता है, हम ईसीजी करवाते हैं तो उसमें कुछ अबनॉर्मलिटी देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यूरोलॉजिकल। न्यूरोलॉजिकल इसमें क्या है आपका, न्यूरोलॉजिकल में होता है आपका डिक्रीज लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। जो आपका गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो चेंजेस होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को नोजिया और वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आती हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने जो कुछ पॉइंट अभी आपको समझाए हैं, तो इससे आपको कुछ डाउट्स आपके जो भी थे रिकवरी फ्रॉम एनेस्थीसिया के बाद पेशेंट में क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो दूर हुए, वो शायद आपके क्लियर हुए हों। आप इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका नर्सिंग केयर ड्यूरिंग रिकवरी। पेशेंट की पेशेंट को प्रॉपर केयर देने की, पेशेंट की प्रॉपर तरीके से उसकी देखभाल करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी होती है। जब पेशेंट आपका ओटी से आता है नर्स की, तो उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ होंगी, ठीक है, वो नर्सिंग केयर क्या प्रोवाइड करेगी, एयरवे मैनेजमेंट, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, पेन मैनेजमेंट, फ्लूइड मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग, ठीक है। ये क्या है, नर्सिंग केयर, नर्स की क्या देखभाल होगी ड्यूरिंग रिकवरी। जब पेशेंट आपका ओटी से आएगा तो रिकवरी में नर्स की क्या रोल होगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट है आपका
एयरवे मैनेजमेंट मतलब क्या है, इसमें पेशेंट का जो एयरवे है उसे मेंटेन करना है। मेंटेन पेशेंट एयरवे सक्शनिंग एज नीडेड, मतलब क्या होता है, सिक्रीशन हो जाता है, ठीक है। तो सिक्रीशन को आउट करने के लिए हम पेशेंट के सक्शनिंग करते हैं। अगर सिक्रीशन नहीं करेंगे, अगर सक्शन नहीं करेंगे तो पेशेंट का जो SpO2 एयर एयरवे क्या है, फॉल हो जाएगा, ठीक है। जरूर नहीं फॉल हो जाएगा, उसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन भी आ सकते हैं, पेशेंट को इन्फेक्शन भी हो सकता है। फिर देन आपका नेक्स्ट है ब्रीथिंग, मॉनिटर ऑक्सीजन सैचुरेशन, प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी एज नीडेड। जैसा कि मैंने आपसे बोला कि प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी अगर उसे ज़रूरत है तो, ठीक है। और उसका मॉनिटर करना है हमें, उसकी पल्स को मॉनिटर करना है, उसकी ऑक्सीजन सैचुरेशन को मॉनिटर करना है, ठीक है। मैंने आपसे बोला उसके पल्स को मॉनिटर करना है, मतलब क्या है, वो पेशेंट ब्रेडिकार्डिया है, ट्रकीकार्डिया का है, या उसमें इसके सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। देन आपका है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या है, इसमें आपका मॉनिटर ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट, इन चीज़ों को हमें क्या करना है, मॉनिटर करना है। देन आपका है पेन मैनेजमेंट। पेन मैनेजमेंट का असिस्ट द पेन मैनेज यूजिंग मल्टी मॉडल एनालिसिस, मतलब क्या है, पेशेंट का हमें पेन देखना है, उसमें क्या करना है, हमें पेशेंट को पूछना है कि अगर कोई कॉम्प्लिकेट दर्द हो रहा है, हमें अगर पेशेंट की, तो हम नर्स की रिस्पॉन्स, नर्स का मेन रोल होता है कि केयर प्रोवाइड करना है, ना कि उसे मेडिकेशन देना, ठीक है। तो क्या है, अगर कोई ऐसा कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो तुरंत क्या करना है, डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। देन आपका है फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट क्या होता है, मॉनिटर फ्लूइड इनटेक एंड आउटपुट, एडमिनिस्टर्ड एडमिनिस्टर्ड IV फ्लूइड एज नीडेड, मतलब क्या है, पेशेंट को जो हम फ्लूइड दे रहे हैं, IV दे रहे हैं, ओरली दे रहे हैं, उसका हमें मॉनिटर करना है, ठीक है। हमें उसका चार्ट मेंटेन करना है, ठीक है ना। देन आपका है मॉनिटरिंग। मॉनिटरिंग क्या है आपका, कंटिन्यूसली क्या करना है, हमें उसका मॉनिटर करना है। मॉनिटर का वाइटल साइन हो गया, उसका ECG हो गया, एंड उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन हो गया, पल्स हो गया, ठीक है। आप देखते हैं कि पेशेंट अगर आपका ICU में होता है तो उसके कैथोड इलेक्ट्रोड लगे होते हैं। इलेक्ट्रोड क्या होता है, ECG। ECG क्या होता है, इलेक्ट्रोकार्डियो। देन आप देखेंगे आपका कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग रिकवरी, कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन होते हैं रिकवरी के दौरान। तो इसमें आपका फर्स्ट पॉइंट है रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या है, कॉम्प्लिकेशन भी होते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में मैंने आपको पहला पॉइंट बोला, रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन। रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन में क्या होता है, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, पेशेंट में उसके कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में दिखाई पड़ते हैं, ठीक है। अगला मैंने आपसे बोला था कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या है, हाइपोटेंशन, हाइपरटेंशन या कार्डियक अरेस्ट की संभावना होती है, या कि कॉम्प्लिकेशन होते हैं अगर पेशेंट को प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड नहीं की जाए, ठीक है। नेक्स्ट आपका है न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन। जो न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन उसमें क्या है, पोस्ट ऑपरेटिव सीजर्स, ठीक है। ये सब चीज़ें क्या है, ठीक है, ये चीज़ें क्या है, पेशेंट में दिखाई पड़ती हैं। उसमें क्या होता है, इसके जो नर्वस सिस्टम है उसमें क्या होता है, ये अब नॉर्मल, जिसके कारण क्या होता है, उसके न्यूरॉन्स में ये प्रॉब्लम फेस होती है, ठीक है। देन आपका है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल कॉम्प्लिकेशन। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, जिसमें मैंने पहले के भी पॉइंट में डिस्कस किया, जिसमें नोजिया है, वॉमिटिंग है, पोस्ट ऑपरेटिव इशू होने लगते हैं, पेशेंट पोस्ट ऑपरेटिव इशू के पेशेंट को दिखाई पड़ने लगते हैं। तो यहाँ तक कि आज के टॉपिक में हमने जो डिस्कस किया, आशा करता हूँ आपके लिए उन टॉपिकों में कहीं भी कोई डाउट नहीं आया होगा। अगर आपको आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जाके मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से इम्पॉर्टेंट टॉपिक की क्लास के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा। थैंक यू।